आप सभी को स्पीति में जो बारिश नाम का चैप्टर है उसके जो प्रश्न अभ्यास है ना, उसका पास्ट के साथ पाठ के आसपास जो प्रश्न दिए जाते हैं उस पर इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। और प्रश्नों को आप प्रश्न के नंबर और अपनी बुक में देखते रहिए। हो सकता है स्क्रीन के जो मैटर हम आपको साफ ना दिखाई दें, तो भी आप मेरी आवाज़ सुनिए, प्रश्न का नंबर देखिए, बुक लेकर सामने बैठिए और उसको प्रश्नों को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, तो सुन के भी अपने से प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वही अच्छा होता है कि आप सुनिए, एक बार समझिए, फिर अपने से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इतिहास में इस स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता? तो भाई, स्पीति हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहां पहुंचना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। वहां पे आवागमन के साधन नहीं हैं, दूरदर्शन अथवा संचार के कोई भी साधन नहीं है। वो भूभाग वर्ष के 8-9 महीने और दुनिया से बाकी स्थलों से कटा ही रहता है, बर्फ से ढका रहता है। और वो दुर्गम होने के कारण वहाँ पर कोई सामाजिक या मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो पाती। वहाँ किसी राजा ने भी उसे अपनाना नहीं चाहा, हमला नहीं किया। इसी कारण यह क्षेत्र प्रायः स्वतंत्र और स्वायत्त ही रहा है। इसीलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है स्पीति के लोग जीवन के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं ना। किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये पूछा है दूसरे प्रश्न में। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, यानी किन किन कठिनाइयों को, ठीक ना? तो बड़ा आसान है भाई, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम है, बर्फीला है, तो स्पीति का जीवन बहुत ही संघर्षों वाला है। वहाँ लंबी शीत ऋतु होती है, यानी वहाँ पे 8-9 महीने हमेशा वो बर्फ ढका रहता है। वो शेष भौगोलिक और जो प्रदेश हैं उनसे अलग ही रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती है, लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ ना हरियाली है ना पेड़ है, वो पूरा बंजर है, यानी वो श्वेत बंजर है, बर्फ़ से ढकी परत रहती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती है। यहाँ साल में एक आधी फसल उगते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, मटर आदि। इसके अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती है। और सब्जियां वगैरह तथा रोजगार के साधन भी तो नहीं है ना। और यहाँ खेती योग्य ज़मीन नहीं है, सिंचाई के साधन भी नहीं है, और बहुत कुछ जीवनोपयोगी वहाँ बाजार नहीं है, वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। चूँकि यातायात नहीं है, वहाँ कोई साधन नहीं जाएगा तो और सब वस्तुएं वहाँ पहुँचेंगी कैसे? संचार के माध्यम नहीं है तो मनोरंजन के साधन भी नहीं है। इसीलिए स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है ना। तो लेसन में मिलता है कि माने श्रेणी के विषय में लेखक स्वयं प्रश्न करता है कि इसका क्या अर्थ है, और फिर स्वयं ही अनुमानित उत्तर भी देता है। कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, अनुमानित है। जो ओम मणि पद में हूँ लिखा है ना, इसका बीज मंत्र है। लेखक इसे बौद्धों का बीज मंत्र, और संक्षेप में कहें तो इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है, और उसे ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी का नाम माने ही रख दिया होगा, या रख देना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके लेखक ने माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में। ठीक। प्रश्न नंबर 4 दे, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? स्पष्ट है कि लेखक बताना चाहता है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास होने का मतलब कि वहाँ सिर्फ बूढ़े हैं, जुआ तो नहीं है, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का जो वातावरण हुआ था वो बोझिल व नीरस हो गया। भाई, बूढ़े होंगे तो बोझिल होगा ना, बूढ़े ना चहलकदमी कर पाएंगे, ना कोई उत्सव मना पाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि उनका जाप ही हो रहा है बस। लेखक पहाड़ों और मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है कि मैदानी भाग से पहाड़ों में युवक युवतियाँ आएँ, ताकि यहाँ आकर खेल करें, क्रीड़ा करें, प्रेम के खेल खेलें, या जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी और उत्साह का माहौल फैल जाए। और जो ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, जहाँ जीवन बड़ा ही दुर्गम और कठिन है, वहाँ जीवन की धारा बह चले, और युवाओं का वहाँ पे मनोरंजन हो, हंसें खेलें कूदें,
और चोटियों पर जो जमा आर्तनाद है उन बूढ़ों का, उन बूढ़े लामाओं का, वो पिघले और वहाँ एक जीवंत माहौल उपस्थित हो सके। ठीक है, कर लेंगे, इसीलिए कहा, इसीलिए आग्रह किया। पांचवा देखिए, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संजोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? भाई इसलिए कहा कि लेखक जब वहाँ गया, पहली बार वहाँ बारिश भी हुई थी। चलिए देखते हैं। इस ऋतु में वर्षा नहीं होती आमतौर पे, वहाँ के लोग वर्षा की आनंददायक स्थितियों से अनभिज्ञ अनजान है, और यहाँ वर्षा ऋतु मन की साथ पूरी नहीं करती, यानी कि वहाँ वर्षा होती ही नहीं। धरती सूखी रहती है, ठंडी और बंध्या यानी अनुपजाऊ रहती है। इस ऋतु में साल में केवल एक फसल होती है, सिंचाई का साधन है ही नहीं। पहाड़ों से आ रहे जो नाले उतरे ही सिंचाई के साधन है। उपजाई और खेती के जो धरती का अभाव है, परंतु वर्षा नहीं होती, और वहाँ वर्षा के लोगों के लिए इसीलिए घटना कहा है। अब भाई कोई चीज़ अगर ना हो और एक दिन कहीं भी हो जाए साल में, तो घटना ही तो कही जाएगी, इसलिए लेखक ने इसे एक सुखद संजोग भी माना यदि वर्षा होती है तो। इस ऋतु की यात्रा के दौरान वहाँ की वर्षा देखने का सौभाग्य लेखक को मिला था। जिस समय वो गया था तो उसी रात बारिश हुई थी, और स्थानीय लोगों ने भी इस कारण लेखक की यात्रा को शुभ भी कहा था, ऐसा लेसन में चर्चा आया है। इसीलिए उसे कहा वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संजोग है, लेखक ने इसीलिए ऐसा कहा था। छठवां प्रश्न देखिए, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? छठवां प्रश्न देख रहे हैं आप लोग स्लाइड पे, स्क्रीन पे, है ना? तो उत्तर है कि स्पीति पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न, और अन्य पर्वतीय स्थल जो हैं इतने दुर्गम नहीं हैं। स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाइयां 13,000 से लेकर 21,000 फीट तक जैसा वर्णन मिलता है। ये अत्यंत ही दुर्गम, वहाँ कोई यातायात के साधन नहीं है। यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे और दुर्गम है। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ ही रहती है, सारे रास्ते बंद रहते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, हरियाली नहीं है, वहाँ की धरती उपजाऊ नहीं है, वहाँ हरियाली का तो कोई नाम निशान नहीं है। वहाँ फल से लदे वृक्ष नहीं प्राप्त होते, और वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऋतुएँ होती हैं, बसंत और शीत, है ना? यहाँ परिवहन का संचार कोई साधन नहीं है, आबादी बेहद कम है, यहाँ प्रति किलोमीटर 4 ही व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर्यटक क्यों आएंगे भाई? दुर्गम स्थल है तो जान तो किसी को देनी नहीं है, इसीलिए वहाँ नहीं आते। और यहाँ का वातावरण उदास इसीलिए रहता है, वहाँ जो बच्चे बूढ़े लोग हैं वही रहते हैं, युवाओं का वहाँ चहलकदमी नहीं, मनोरंजन नहीं, इसीलिए कहा कि स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। पास के जो पाठ के आसपास जो प्रश्न है, यानी उससे संबंधित जो प्रश्न है, कह रहा है कि स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। अरे भाई, भारत में संसार के हर कोने में अपना अपना मौसम है, ऋतु चक्र है, बारिश होती है। बारिश जब होती है तो सुहावनी भी लगती है। हमारे वहाँ तेज हवा और गर्मी के बाद काले बादलों के झमाझम बारिश होती है ना? ये आकर्षक भी करती है, लोगों को घरों में से बाहर निकल कर प्रकृति देखने पर मजबूर भी करती है। और बादलों के जब जल से बोझ नहीं समाया तो टप टप बूंद गिरनी प्रारंभ होती है, सारा माहौल उल्लास में बदल जाता है, और माटी की भीनी भीनी सुगंध सबको सराबोर कर देती है। बच्चे दौड़ पड़ते हैं बारिश में भीगने, और जो हमारी धरती सबसे श्यामला हो जाती है, सब धन धान से संपूर्ण हो जाते हैं, धरा शीतल हो जाती है, सब जो गर्मी से व्याकुल हैं वो तृप्त हो जाते हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि सब तरफ उल्लास और उत्साह का माहौल हो जाता है, ठीक ना? यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन आपने देखा ऊपर की, वहाँ जो बारिश होती है वो कभी होने वाली एक घटना है, कभी होती है ना? बारिश होती ही नहीं है। अब इस प्रश्न को आप भी समझ गए होंगे। स्पीति के लोग, यानी स्पीति के लोगों और मैदानी भागों, यहाँ देखो लिखा है, में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना किन, है ना, की तुलना कीजिए, और किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? जो स्पीति में रह रहे हैं और जो यहाँ रह रहे हैं, उन दोनों की तुलना कीजिए, मैदानी भागों में रहने वालों, किनका अच्छा? भाई स्पीति के लोग का जीवन मैदानी भागों के निवासियों की तुलना में बेहद कष्टदायक तथा संघर्षपूर्ण है। मैदानी क्षेत्रों में जो वातावरण है वो बड़ा जीवन सुलभ है, वहाँ रहना आसान है, वहाँ ऋतुएँ बदलती रहती हैं, 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं, और हर ऋतु में अलग अलग तरह की फसलें, उसकी व्यवस्थाएँ, है ना, वर्षा, जबकि वहाँ सर्दी में सब कुछ जम जाता है, वर्षा होती ही नहीं।
और मैदानी इलाके में तो रोजगार होता है, कृषि, खाद्य सामग्री, संचार आदि के सभी साधन, मनोरंजन के साधन, व्यक्ति के पास सुख के साधनों की कमी नहीं है। जबकि इस बीच में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ जीवन निर्वाह भी कठिन है। अतः मैदानी भागों में रहने वाले जीवन ज़्यादा सुखी और अच्छा है ना, अपेक्षाकृत स्पीति में रहने वाले जीवन से। यहाँ जीवन की गति नियमित रूप से चलती रहती है मैदानी इलाकों में, जबकि वहाँ ऐसा कोई जीवन चलना मुश्किल है, चलाना मुश्किल है। वहाँ जो लोग रहे हैं उनका जीवन बड़ा कष्टदायी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। तीन में देख पा रहे हैं, और इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों और यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जो बातें हैं उसको क्या करिए, अनुभवों को, जानकारियों को बारीकी से वर्णन कीजिए। और आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में, तो सभी यात्रा पर चर्चा अभी हुई थी, आप भी अपनी यात्रा का कोई कहीं गए हों तो 200 शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए लिखा है 4 नंबर में, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इस 30 वर्ष में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जाने, सोचें और लिखें। तो भाई परिवर्तन आया होगा, आज टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। लेखक ने स्पीति की जब यात्रा की तो उस समय वहाँ कुछ नहीं था, आज परिवर्तन हुआ है। वहाँ संचार के, यातायात, रोजगार, कुछ साधन विकसित जरूर हुए हैं, परंतु प्राकृतिक जो दशा, वातावरण वहाँ है प्रकृति का, वो वैसा ही, अतः अधिक परिवर्तन की गुंजाइश तो नहीं कही जा सकती है ना। लेकिन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जो युक्त हमारा मानव समाज है, वहाँ जरूर कुछ न कुछ जीवन उपयोगी सरल साधन जुटाने की कोशिश किए होंगे। ठीक है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। भाषा की बात पर आएँ तो पाठ में दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखने का प्रयोग करिए। ठीक है, तो जैसे लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पत्ता खोला तो तेज हवा का झोंका मुझ पर और हाथ से, पूरा पढ़ लीजिए फिर तो देख लिए। लैंप की लो तेज की और जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला वैसे ही तेज हवाओं को झोंका मुझे, मुंह पर हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ में देखने लगा। मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड, हवा और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। इस तरह भी कुछ लिख सकते हो, और आप भी चाहो तो कुछ दूसरे शब्दों का उसका वैकल्पिक प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चाहें तो कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। अब कुछ जैसे मान लो आपसे ऐसे प्रश्न कर ले कि जो स्पीति में बारिश है वो पाठ है, उसका महात्म्य बताइए। तो भाई अब ये एक जो स्पीति में बारिश पाठ है, ये यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं का अत्यंत पर्वतीय स्थलों से भिन्न अन्य, और लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्हें दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया है लेसन में। और कुछ युवा पर्यटकों को पहुंचना स्पीति के वातावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बोधो भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इस तरह की बात कर सकते हैं। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। इस पंक्ति को का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक बताता है कि पहाड़ के शिखरों पर जो बर्फ जमी होती है उसे शिव की तेज हंसी का कारण माना जाता है, परंतु स्पीति में यह मान्यता लागू नहीं होती। यहाँ बर्फ कष्टों का प्रतीक है। जीवन में इतने अभाव है कि यहाँ दर्द के सिवा कुछ नहीं। यह चीख पुकार दर्द के रूप में जमा हो गया है, इसीलिए शिव का अट्टहास नहीं बल्कि हिम का आर्तनाद कहा है। शिव का अट्टहास होता मतलब शिव प्रसन्न हो रहे हैं, तो जैसे शिवलिंग बर्फ का, जैसे कि बर्फानी बाबा में देखा है, केदारनाथ जाते हैं लोग, बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जो बर्फ के समय शिवलिंग का निर्माण हो जाता है उससे दर्शन के लिए जाते हैं, तो शिव का अट्टहास है, उनकी प्रसन्नता है। लेकिन यहाँ हिम का आर्तनाद है, ऐसा तो मतलब वहाँ कष्ट से भरा जीवन है, वहाँ दर्द है, पुकार है, चीख है ना।
स्पीति रेगुलेशन कब पास हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। स्पीति रेगुलेशन 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के समय पास किया गया। ध्यान से सुनिए, कब? स्पीति रेगुलेशन 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के समय पारित किया गया। इसके निम्नलिखित प्रभाव थे। लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ ब्रिटिश भारत के अन्य कानून लागू नहीं होते थे। स्थानीय प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए थे। नोनो एक अधिकारी था ना, आपको पता है। नोनो मालगाड़ी इकट्ठा करता था, फौजदारी जैसे छोटे मुकदमों का फैसला करता था। अधिक बड़े मामले कमिश्नर को दे देता था। वायु आक्रमण से स्पीति के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते थे? भाई बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के स्पीति के लोग अप्रतिकार मतलब का तरीका अपनाते थे। उन्हें कुछ करना नहीं था, वे उससे लड़ते ही नहीं थे। वे चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़ कर आँख मीच कर बैठ जाते थे। जब आक्रमणकारी या संकट गुजर जाता तो उठकर वापस चले जाते हैं। ऐसा लेसन में जिक्र भी है। तो आशा है कि आप समझ भी गए होंगे और शब्दार्थ को लिख लेंगे, है ना। स्पीति में बारिश जो लेसन है उसकी चर्चा हमने उस समय किया था आप लोगों से जूम ऐप से, जब ऑनलाइन कक्षा कर रहे थे आपके लिए। तो आज बस इतना ही। इस सभी प्रश्नों की चर्चा की, आप इसे नोट करिए और लिख भी लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।